तो निकालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हो गया। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, नाइट्रोजन का, सुनो, नाइट्रोजन का दो मुख्य कंपाउंड पढ़े थे हम लोग, एक अमोनिया और एक नाइट्रिक एसिड, यही था ना। तो हम लोग को अमोनिया के बारे में पढ़ना है। तो सुनो, अमोनिया बनाने का तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछेगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। हेबर विधि द्वारा, हेबर वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने अमोनिया को कैसे बनाया, इसको पढ़ना है। तो इसके लिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता है, उसमें हजारों मजदूर काम करता है फैक्ट्री में, समझ गए। तो अमोनिया का उत्पादन बड़े बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसी को पढ़ना है। छोटे पैमाने वाला नहीं पढ़ना है, बड़ा पैमाने पर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर बनाना, उसको निर्माण करना। आइए पता, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन छोटा तरीका से हल्का फुल्का बना देना, प्रयोगशाला में जैसे बना देना, जनरल तरीका से बना देना, प्रिपरेशन हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन बड़े पैमाने पर बनाना, यही पढ़ना है। तो लिखो हेडलाइन में, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। इसका मतलब हुआ अमोनिया का उत्पादन, अमोनिया का उत्पादन। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड लिखे थे ना, उसी के बारे में अमोनिया का डिटेल करना है, घुसता ही नहीं है। अब अमोनिया के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इसको सुपर डुपर कर दो इस बार के लिए। 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। तो सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, वर्णन करें। तो लिखो, हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन निम्नांकित तरीका से किया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? हेबर विधि द्वारा। या हेबर विधि द्वारा किसका उत्पादन होता है? अमोनिया का। ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेबर, अब कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब सीखना है। हो गया, बोलो। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल देखना है इसका, सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं, कैसे रिएक्शन कराते हैं, कैसे उत्पादन होता है, ये सब देखना है। सिद्धांत, प्रिंसिपल।
तो पहला पॉइंट है इसका प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं सिद्धांत। प्रिंसिपल मत लिख देना, प्रिंसिपल। तो आप देखो प्रिंसिपल क्या होता है, समझ लो पहले इसको, तब उतारना। तो सबसे पहले वायुमंडल से कौन गैस लेंगे? नाइट्रोजन गैस। और एक होता है भाप अंगार गैस, जिसको वाटर गैस कहा जाता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इसको वाटर गैस बोलते हैं। ये होता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो यही गैस आपका ये जो अग्निशामक यंत्र है इसमें भरा हुआ है। अग्निशामक यंत्र है ना लगा हुआ, आग बुझाने वाला है ना, उसमें यही गैस भरा रहता है। और ये वाटर गैस है, इसको भाप अंगार गैस बोलते हैं। इसी से हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस को लेंगे। तो नाइट्रोजन वायुमंडल से लिए, हाइड्रोजन गैस कहां से लिए? भाप अंगार गैस, वाटर गैस से लिए। अब दोनों को 1:3 में लेकर, 1 भाग नाइट्रोजन लेंगे तो 3 भाग क्या लेंगे? हाइड्रोजन। मतलब 10 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 30 लीटर क्या लेना होगा? हाइड्रोजन। इसका 3 गुना उसको लेना होगा। तब दोनों को मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो आपको जाकर क्या बनेगा? NH3। NH3 कैसे बना पता चला? कैसे? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 यहाँ 3 यहाँ, तो क्या बन जाएगा? NH3। अब संतुलित करो, नाइट्रोजन 2 बार है तो यहाँ कितने बार है? 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? ये भी 6 हो गया। तो इससे किसका निर्माण हुआ? अमोनिया। और साथ में इसमें विशाल मात्रा में एनर्जी भी निकलता है, 24,000 कैलोरी एनर्जी भी निकलता है। जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे अमोनिया बनेगा, साथ में क्या निकलेगा? 24,000 कैलोरी ऊर्जा भी निकलता है। इसलिए यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रकृति का है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है। ऊष्माक्षेपी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है। जैसे देखा होगा, सर्फ हाथ में लेकर पानी डालोगे तो गर्म हो जाता है, क्यों ऐसा? नहीं क्या जाके कर लेना है, सर्फ ले लेना हाथ में और उसे पानी डालना, देखना गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो गया? तो पानी और सर्फ रिएक्शन किया तो उससे एनर्जी रिलीज हुआ, वही हुआ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वही बात है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया, और इतना एनर्जी निकलेगा। अब सुनो, यह रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब दोनों मिलकर बना, इससे फिर यह बन सकता है। उसको हटाते रहना होगा। अब सुनो, हम लोग तो पढ़े थे कि नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है, तो फिर कैसे बना रहा है? तो इसके लिए हीट देना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है, तभी रिएक्शन करेगा। और अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कुछ कंडीशन होता है। अमोनिया कम समय में अधिक से अधिक कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है? तो इसमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है, आयरन, लोहा का चूर्ण पाउडर इसमें डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? बैटरी खत्म हो गया है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? तो देखो क्या बोले कि इसमें अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए क्या करना होगा? कैटलिस्ट लिया जाता है, लोहा का चूर्ण, उसको डाल दिया जाता है। और अधिक से अधिक हो
तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको और सक्रियता बढ़ाने के लिए इसके साथ मोलिब्डेनम भी डाला जाता है। मोलिब्डेनम कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और कैटेलिस्ट इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब क्रियाशीलता को दोनों के बीच बढ़ा दिया ये। और इसको कंट्रोल कौन करता है? बोलता है ना जल्दी जल्दी इसको कराओ, रिएक्शन कराओ उसमें, ताकि अमोनिया का उत्पादन क्या हो। कोई भी फैक्ट्री वाला चाहेगा कि कम ही समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो, तब ना फायदा होगा। और धीरे धीरे बन रहा है तो फैक्ट्री वाला परेशान हुआ कि नहीं, इसलिए कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहता है। इसलिए इसका कंडीशन है कि क्या डाला जाता है इसमें, लोहा का पाउडर, साथ में मोलिब्डेनम और 200 एटीएम दाब, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है दोनों को मिलाकर, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप भी दिया जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलोगे तो 773 केल्विन हो जाएगा, नहीं होगा? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ा जाता है। तो 500 में 273 जोड़ोगे तो क्या होगा, 773 केल्विन हो गया। तो इतना टेम्परेचर देने पर, इतना प्रेशर देने पर, ये सब कंडीशन लागू करने पर तब अमोनिया का उत्पादन होता है। समझ गए? तो कंडीशन क्या हो गया इस रिएक्शन को होने के लिए, अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए कंडीशन क्या हुआ कि कैटेलिस्ट की उपस्थिति चाहिए, साथ में हाई प्रेशर चाहिए। 200 एटीएम बहुत हाई प्रेशर माना जाता है, और 500 डिग्री सेल्सियस इसको लो टेम्परेचर मानते हैं। ये सब के लिए फैक्ट्री के लिए लो टेम्परेचर हुआ। फैक्ट्री में कितना 10,000 20,000 डिग्री सेल्सियस ऐसे चलता है टेम्परेचर। ये फैक्ट्री के लिए बहुत कम हो गया, समझ गया? 4,000 5,000 सब होता है, तब हाई माना जाता है। तो इसलिए अमोनिया का अधिक उत्पादन के लिए क्या कंडीशन हुआ, टेम्परेचर कम हो, प्रेशर हाई हो, कैटेलिस्ट का उपस्थिति हो, और साथ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जो लिया प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो गंदगी सब डिस्टर्ब करेगा बनने में, नहीं करेगा। इसलिए सब क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो ये अमोनिया के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए फेवरेबल कंडीशन हुआ, मतलब अनुकूल परिस्थिति हुआ। ये अनुकूल रहेगा तब अमोनिया का उत्पादन अधिक से अधिक होगा। अब है इस रिएक्शन का विशेषता क्या हुआ, प्रॉपर्टीज क्या हुआ। तो देखो विशेषता हुआ कि यह एक्सोथर्मिक प्रकृति का है ना, एक्सोथर्मिक, और यह रिवर्सिबल है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोनों मिलकर ये बना तो इससे फिर ये भी बनेगा, रिवर्सिबल इसी को बोलते हैं। एक दूसरे में बदलते रहना, जैसे जल से बर्फ बनता है तो बर्फ से जल भी तो बनता है, वही हुआ रिवर्सिबल। और दूध से दही बना, दही से दूध बनेगा, तो उसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। हाँ, दूध से दही रासायनिक परिवर्तन हो गया और जल से बर्फ भौतिक परिवर्तन हो गया। तो देखो, तो यहाँ तुम्हारा क्या बोल रहे थे, विशेषता। तो पहला विशेषता क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रकृति का है। दूसरा हुआ रिवर्सिबल है। तीसरा क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट बना है इसमें कितना आयतन है, 2, इसका 3 और 1 4। तो रिएक्टेंट में 4 आयतन है, वॉल्यूम है, और प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम घट गया ना। तो इसी पर ली चैटेलियर नामक वैज्ञानिक आता है, ली चैटेलियर, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो इसी के अनुसार ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया जाता है। इसका कहना होता है कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में वॉल्यूम घट जाए, वॉल्यूम घट गया है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में आगे बढ़ता रहे तेजी से, तो इसके लिए, और एक्सोथर्मिक नेचर का हो, है ना एक्सोथर्मिक। तो चूंकि यहाँ से हीट अपने आप फिर निकल रहा है, इसलिए इसका कम हीट देना पड़ता है, कम टेम्परेचर देना पड़ता है। और यदि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है रिएक्शन बैकवर्ड हो जाए, पीछे होना शुरू कर दे। इसलिए ली चैटेलियर के अनुसार ये ऐसा होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है इसलिए लो टेम्परेचर पर होगा अधिक से अधिक उत्पादन, और वॉल्यूम घट गया इसलिए हाई प्रेशर चाहिए। वॉल्यूम घट गया ना, क्या हो गया इसका, हाई क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। ये सब कंडीशन हुआ
मतलब विशेषता होगा। तो इतना पढ़े लिख लेते हैं। वो तो यूज होता ही है, उसी में ना यूज होता है। हाँ, उसी को बनाने में यूज होता है ना, इसलिए कम टेम्परेचर देना पड़ता है अलग से कम टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? जो उस्मा निकला उसी में काम दे रहा है, इसलिए कम टेम्परेचर देना पड़ता है। वह उस्मा निकल जाता, बाहर हो जाता, तो अलग ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता। अब देखो इसमें लिखो, तो लिखो इस विधि में प्रिंसिपल में डेज देकर लिखना। इस विधि में N2 तथा H2 गैस के 1:3, H2 गैस के 1:3 के अनुपात में मिलाकर अमोनिया तैयार किया जाता है। इसका रिएक्शन लिख लीजिए, N2 + 3H2, ये मिलके क्या बनाया 2NH3, साथ में क्या निकाला 24,000 कैलोरी एनर्जी निकाला। तो लिख लीजिए, ये आपका सिद्धांत हुआ, इसी को सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल। तो यदि समझ में आ जाता है तो इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी यही हम लिखे वही लिखना है, अपना भी तरीका से लिख सकते हो। तो इस विधि में N2 तथा H2 गैस के 1:3 के अनुपात में मिलाकर अमोनिया तैयार किया जाता है। हो गया ना? अब इसके लिए विशेषता क्या है? इस रिएक्शन का विशेषता क्या, विशेषता बताए थे, बोलो। तो लिखो अब हेडलाइन में लिखो अभिक्रिया की विशेषताएं। अभिक्रिया की विशेषताएं। तो मेन चीज को लिखने का ये तरीका होता है ना। जो IS टॉप करता है या जो कोई भी कंपटीशन टॉप करता है, तो और से अलग हटकर वो कुछ देता है, लिखता है, तभी टॉप करता है। समझ गए? ये लिखने का तो कई प्रक्रिया लिख सकते हो, धड़ल्ले एक साथ लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका से लिखोगे तो यही होगा। अब ये रिएक्शन सिद्धांत लिख दिए, अब इसका विशेषता क्या है उसको अलग से हेडलाइन में दिखा के लिख रहे हैं, तो जो चेक करने वाला है वो देखेगा सही में लिखा है बढ़िया से, है ना। तो तरीका होता है। तो अब यहाँ पर पहला विशेषता क्या था बताओ? यहाँ क्या है बोलो? एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक समझ जाओगे ना। एक्सोथर्मिक का मतलब हाँ, अभिक्रिया के दौरान अमोनिया के निर्माण के दौरान ऊष्मा निकलता है, मतलब ऊष्मा क्षेपी। हिंदी में क्या बोलोगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। दूसरा क्या विशेषता था? यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन
रिवर्सेबल रिएक्शन, जिसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो दोनों दिशा में होने वाला, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और तीसरा, इसमें प्रोडक्ट के आयतन में क्या होता है? आयतन में कमी होता है, कमी होता है। ये सब हुआ अभिक्रिया की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का कंडीशन क्या है? मतलब अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है? समझ गए? कम ही समय में अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्या क्या चाहिए उसमें? जैसे तुम लोगों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सर क्या क्या है बताओ? सबसे पहले पैसा रहता है ना, कॉपी कलम खरीदोगे या खाना खाओगे, सबसे जरूरी क्या है? पैसा। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा कम है देखते भाग जाता है, छोड़ के भाग गया ना, वही बात है। और स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। स्वास्थ्य क्या है? इम्पोर्टेंट है। जैसे को बोलता है मेरा तबीयत खराब, पंखा मत चलाओ, बोलता है ना। तो ये सब तुम्हारा क्या हुआ? पढ़ाई के लिए फेवरेबल कंडीशन हुआ। तबीयत खराब है तो फैन मत चलाओ, पैसा नहीं तो पैसा मंगाओ, तब ना फेवरेबल होगा, तब पढ़ाई आगे बढ़ेगी। वही बात है, अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए जो चाहिए उसको क्या कहा गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे? फेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। तो लिखो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या था बच्चा? लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। पूछेगा अमोनिया का उत्पादन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो बोलना पड़ेगा लो ताप, निम्न ताप और उच्च दाब। लो टेम्परेचर मतलब क्या हुआ? निम्न ताप। और हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और तीसरा, कैटलिस्ट का उपस्थिति होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की उपस्थिति होनी चाहिए। कैटलिस्ट में क्या क्या लिए थे बताइए तो? आयरन पाउडर लिए थे, आयरन का चूर्ण लिए थे, और साथ में क्या लिए थे? मोलिब्डेनम। यह भी पाउडर आपका कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को तेजी से कराता है, और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट को एक्टिव बनाता है। यह हुआ प्रमोटर, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रमोटर। यह दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, कैटलिस्ट और प्रमोटर के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री जो संडे सरफेस केमिकल काइनेटिक्स हो रहा है ना, वो अभी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा और सरफेस केमिस्ट्री शुरू होगा।
मिटाने बोलो। और चौथा बोल सकते हो क्या? क्या बोल सकते चौथा बताओ? प्योर N2 NH2 गैस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी क्या होना चाहिए? प्योर, तभी ना अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जैसे हम ही लोगों का स्वास्थ्य में देखा जाए कि आदमी अच्छा से अच्छा खा रहा है लेकिन शुद्ध नहीं खा रहा है। अच्छा से अच्छा खा रहा है, शुद्ध नहीं खा रहा है। सब्जी सब में क्या रहता है? खाद भरा रहता है। फल में क्या रहता है? खाद भरा रहता है। अच्छा खा रहा है लेकिन उसमें शुद्ध नहीं है, इसलिए बीमार पड़ रहा है। आदमी का एज घटते घटते जा रहा है ना। पहले 100 साल था, 100 साल से घटते घटते 50 60 70 में आ गया, और धीरे धीरे और घटेगा। त्रेता युग जब चलता था उस समय 10,000 11,000 वर्ष आदमी का युग होता था, लाइफ 10,000 से 11,000 वर्ष होता था कलयुग में। और एक सतयुग था, 1,00,000 वर्ष उम्र होता था, 1,00,000 वर्ष। अभी हो गया घट के 60 70, और घटेगा। आदमी का हाइट भी घटते जा रहा है धीरे धीरे। पहले जमाने का आदमी से लंबा लंबा हाइट का था। अभी मेरे ही परिवार, मेरे फादर बहुत लंबे थे, 6 फीट का। हम कम हो गए। मेरे दादा भी उसी टाइप का थे, हम और कम हो गए। उसी तरह होता है, सब घटते जा रहा है। हो गया। आप देखो बच्चों, आप लिखो दूसरा नंबर, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस। क्या लिखोगे? डिटेल्स ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस का विस्तृत नॉलेज लेना, कैसे आप बनता है, फैक्ट्री में कैसे बनता है, ये तो हम लोग सीखे। क्या क्या लेते हैं, उसके लिए क्या लेना होगा। अब बनता है कैसे फैक्ट्री में, यही देखना है। ये डिटेल्स ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस पढ़े ऊपर में उसका डिटेल, इसमें फिगर बनाना होगा। 5 नंबर का पुस्तक वैसे दे देगा तुमको 5 नंबर। हो गया, लिख लिया? तो अब देखो, पहले देख लो फिगर कैसे बनता है, पहले समझ लो फिगर बनाने का। अभी हड़बड़ा मत।
सामने को पहले समझ लो। समझ लो क्या है, एक पाइप है या दूसरा पाइप, बड़ा बड़ा मशीन होता है फैक्ट्री में, तो एक पाइप से नाइट्रोजन गैस और दूसरा पाइप से हाइड्रोजन गैस, तो कितना भाग में लेंगे? इससे 3 गुना इसको लेना होगा, जितना लेंगे उससे 3 गुना हाइड्रोजन लेना होगा। तो दोनों गैस को लेकर के यहाँ पर लाया गया। ये कंप्रेसर है, क्या है ये? कंप्रेसर, प्रेशर देने वाला, कंप्रेसर में दबाव देने वाला मशीन है। तो दोनों गैस को मिलाकर यहाँ कितना दबाव दिया जाता है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है। तो दोनों गैस इस पाइप के जरिए इस चैम्बर में आता है, कक्ष में। इसका नाम है कैटलिस्ट चैम्बर, पूरे का नाम। इसमें कैटलिस्ट लगा हुआ है, लोहा का पाउडर मोलिब्डेनम वही सब भरा रहता है। यही सब है, लोहा का पाउडर मोलिब्डेनम। और इसमें टेम्परेचर कितना डिग्री तक? 500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो दोनों के बीच अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनाता है? अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बहुत सारा अणु ना इसके अंदर गया होगा, तो उसमें से कुछ ही अणु अमोनिया बना पाता है और ज्यादा से ज्यादा अणु रह जाता है N2H2 के रूप में। मतलब जितना अणु डालेंगे उसका 20% ही किसमें कन्वर्ट होता है? अमोनिया। 15 से 20 बोलो, 15 से 20% ही किसमें बदलता है? बाकी 85 से 80% N2H2 रह गया उसी रूप में, वो अनरिएक्टेड रह गया, रिएक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ से जो गैस निकलेगा तो अमोनिया भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन, तीनों का मिश्रण होगा। क्योंकि यहाँ कुछ अमोनिया बना है, अब बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं किया है, तो तीनों रूप में ये पाइप से आगे बढ़ेगा। तो इस पाइप के जरिए यहाँ कौन कौन गैस आया इसके अंदर? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन।
और ये आपका कंडेंसर कहलाता है। क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब संघनक होता है, जो गैस को द्रव में बदलता है, उसी को संघनन क्रिया बोलते हैं। संघनन समझते हो? कंडेंसेशन, कि जिस प्रक्रिया में कोई गैस द्रव में बदल जाता है उसको संघनन बोला जाता है। वही बात यहाँ पर होता है। ये अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तीनों गैस का मिक्सचर इसके अंदर आया, और इसमें पानी, ठंडा पानी मिलाया जाता, डाला जाता है उसमें कंडेंसर में। तो ठंडा पानी आने के कारण ये ठंडा हो गया, तो ये अमोनिया जो है ना आसानी से लिक्विड बन जाता है। गैस रूप में गया था, लेकिन आसानी से किसमें बदल गया? लिक्विड में। तो लिक्विड में बदलने के कारण ये इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? लिक्विड अमोनिया। और बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो बचा रह गया, वो लिक्विड में नहीं बदलता है, वो गैसे में ही रहता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बचा हुआ रूप फिर किसमें आता है? इसमें। इसका नाम है रिसर्कुलेटिंग पंप। क्या नाम है? मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को फिर भेजता है आगे, बचा हुआ जो था। तो ये लिखा N2H2, इस पाइप के जरिए ऐसे होते हुए फिर कंप्रेसर में आया, फिर इसके अंदर जाएगा, तो फिर अमोनिया थोड़ा बनेगा, फिर यह प्रोसेस बार बार चलते रहेगा। और इधर से तो N2H2 दिया ही जाता है, इधर देना बंद कर देगा तो उधर भी तो बंद हो जाएगा। इसलिए अमोनिया का उत्पादन के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? N2H2 तो देना ही पड़ेगा। हाँ, ये प्रोसेस बार बार होगा इसके अंदर, लेकिन जितना का जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया गया लगभग किससे बदल जाता है? पूरे प्रोसेस के द्वारा किससे बदल जाता है? अमोनिया में। यही हुआ लिक्विड अमोनिया का उत्पादन। तो इस विधि को सबसे पहले बताया था कौन? हेबर। इसलिए इसको हेबर प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ में? इसको उतार लीजिए बढ़िया से पहले। उतार लो। हल्ला नहीं करो।
तो लिखो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वायुमंडल से N2 गैस तथा भाप अंगार गैस से H2 गैस को लेकर 1:3 के अनुपात में लिख रहे हो ना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वायुमंडल से कौन गैस लेते हैं? नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से क्या लेते हैं? H2 गैस को लेकर 1:3 के अनुपात में मिलाकर शुष्क अवस्था में, सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नमी नहीं होना चाहिए उसमें, के अनुपात में ड्राई अवस्था में 200 एटीएम दाब पर कहाँ भेजा जाता है बताओ तो? कैटालिस्ट चैम्बर में दाब पर कैटालिस्ट चैम्बर में क्या करते हैं? प्रवाहित किया जाता है। जहां अब कैटलिस्ट में क्या होता है बताओ? जहां कैटलिस्ट की उपस्थिति और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके क्या देता है? अभिक्रिया करके क्या कुछ नहीं देता है? ताप पर अभिक्रिया करके 15 से 20% अमोनिया देता है। अमोनिया गैस लिख दो, अमोनिया गैस देता है। और शेष N2 तथा H2 अनरिएक्टेड रहता है। अनरिएक्टेड रहता है मतलब रिएक्शन नहीं करता है।
हो गया, बोलो। दाब पर कैटलिस्ट चैम्बर में प्रवाहित किया जाता है, जहां कैटलिस्ट की उपस्थिति और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके 15 से 20% अमोनिया गैस देता है और शेष N2 तथा H2 क्या रह जाता है? अनरिएक्टेड रह जाता है। अब अमोनिया N2 तथा H2 गैस का मिक्सचर, गैस का मिश्रण उसी में गैस का मिश्रण कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचा बताओ? कंडेंसर में ना, मिश्रण कंडेंसर में, कंडेंसर में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। अब NH3 N2 तथा H2 गैस का मिश्रण कंडेंसर में प्रवाहित होता है, जहां NH3 लिक्विड, NH3 गैस लिक्विड NH3 में बदल जाता है, में बदल जाता है। अब शेष N2 तथा H2 गैस रिसर्कुलेटिंग पंप द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? पुनः कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस तरह अमोनिया का उत्पादन होते रहता है। तो इतना लिखोगे कंप्लीट, तब 5 नंबर मिलेगा। हो गया बच्चों? हाँ, हो गया? तो अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है? हेबर विधि द्वारा दिमाग में सेट हुआ? याद हो गया होगा लगभग? नहीं याद हुआ? सिर्फ फिगर मैन बनाना है। कंप्रेसर में भेज दिया जाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलते रहता है। हो गया अमोनिया का उत्पादन। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ सुनो, अगला क्लास जो है ना, संडे का क्लास 9 से 11, 3 से 5। हाँ, 9 से 11, 3 से 5। और बाकी जो एग्जाम देने जाएंगे मंडे से, तो एग्जाम देते रहो, हम वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, एग्जाम भर वीडियो। कब तक एग्जाम है? 3 तारीख तक, 1 तारीख तक, 3 तारीख तक। अच्छा, कोई 1-3, तो 3 तारीख तक वीडियो बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। क्या सुबह साहब? ये की बैच को सुबह साहब क्या बोल रहा है? ये क्लास छुट्टी दे रहे हैं। कौन क्लास?
नहीं यार, छुट्टी का टाइम है। हम क्या बोले, तुम लोग बोले जा कहीं भी जाना हो, जो क्लास होगा वीडियो बन जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।